जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच में आप सभी का स्वागत है। रेलवे बैच की इस क्लास में हम लोग एवरेज के क्वेश्चन नंबर 87 से शुरू करने वाले हैं। पिछले क्लास में एवरेज का क्वेश्चन नंबर 86 तक कंप्लीट हो चुका था। वो वीडियोज़ अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरे रेलवे बैच का बनाया गया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आप लोग डे 1 से सारी क्लासेस कर सकते हैं, क्योंकि आपके रेलवे के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो इन क्लासेस को ज़रूर कर लीजिए, आपके मैथ्स में पक्का है कि पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। बेहतरीन तरीके से करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, छोड़ के नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखते रहिएगा। पहला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, इसका आसान सा तरीका बताएंगे हम आपको। इस सवाल में बोला गया है कि पिछले 12 महीनों के दौरान सुनिधि ने औसतन 6250 रुपये प्रति माह की कमाई की। पहले 10 महीने के दौरान उसकी औसत कमाई 5800 रुपये प्रति माह थी। अंतिम 2 महीनों की अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई कितनी थी। ये देखिए, शुरू के 10 महीना है ना, तो ऐसा समझिए कि शुरू के 10 महीना उसकी एवरेज कमाई कितनी थी, यहाँ पर 5800 रुपये है ना। शुरू के 10 महीने एवरेज कमाई 5800 रुपये। फिर उसने 2 महीने कुछ किया है ना, 2 महीने और काम किया, तो 2 महीने बाद उसकी एवरेज कमाई, मतलब कि टोटल 12 महीनों में उसकी एवरेज कमाई कितनी हो गई, यहाँ पे ये हो गई 6250 रुपये है ना। 6250 रुपये हो चुकी है। अब आपको सीधे सीधे ये निकालना है कि भाई इस 2 महीने में उसने कितना रुपए कमाया है ना। इस 2 महीने में उसने कितना रुपए कमाया कि एवरेज 5800 से यहाँ पर 6250 रुपये हो गए। तो इस 2 महीने में कितना रुपए कमाया, इसको हम लोग मान लेते हैं x। अब है क्या यहाँ पर, बड़े गौर से समझिए। यहाँ 10 महीने था, 2 महीने और जुड़ा तो 12 महीने हो गए। तो जुड़ने वाला सवाल है, जुड़ने वाला सवाल हम आपको बहुत सारा करवा चुके हैं पिछले क्लासेस में, तो आप लोग आराम से कर लेंगे। कैसे, देखिए, अगर इन 2 महीने का टोटल चाहिए आपको, यानी x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं हम लोग, पुराना वाला एवरेज लिखेंगे। तो पुराना वाला एवरेज यहाँ पर क्या है, 5800 है ना, 5800, लेकिन इंटू 2 करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 महीने का है ना। एक के महीने का रहता, मतलब यहाँ पे एक ही मेंबर शामिल हो रहा होता, तो हम बस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 2 महीने शामिल हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 करेंगे। अब देखिए एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है 12 महीने बाद। तो देखिए यहाँ 5800 है, यहाँ 6250 है, तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो हम लोग प्लस लगाएंगे, घट रहा होता तो माइनस लगाते। कितना बढ़ रहा है बताइए, 5800 से 6250 हो गए, तो 450 बढ़ा ना, 450 बढ़ गया। ठीक है, तो 450 यहाँ पर बढ़ गया, तो 450 को लिख लीजिए, बढ़ गया यहाँ पे 450। और मल्टीप्लाई में आपको लिखना है कि देखिए अब टोटल हो कितने गए, टोटल कितने मेंबर हो गए। यहाँ 10 महीने थे, यहाँ 2 महीने और जुड़े, यहाँ 12 महीने हो गए, तो टोटल यहाँ पे 12 हो गए, ये हो गया। तो ये आपका 2 महीने में बना हुआ टोटल वेतन है। आपको क्या चाहिए, एवरेज चाहिए ना 2 महीने का, तो ये तो टोटल वेतन हुआ इतना। अब इसमें एवरेज अगर आपको निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि 2 महीने का ही चाहिए। तो एवरेज क्या होता है, टोटल यानी सम डिवाइड बाई नंबर 2 महीने है, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका एवरेज। ठीक है, ये आपका क्या है, एवरेज बन गया। क्लियर है। अब देखिए 2 ये दोनों जगह डिवाइड होगा, तो 2 से 2 ये कट गया, और 2 से इधर 6 बार में ये कट जाएगा। तो ये हो गया आपका 5800 है ना, सिंपल सा तरीका है 5800, और प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 4 5 और कितना, गुणा कर दीजिए ना। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, 45 को 6 से गुणा करना है, तो 45 को पहले 2 से गुणा करिए, 45 दूना 90, फिर 90 को 3 से गुणा कर दीजिए, तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा है ना। तो 270 और 1 0 तो था ही, तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए, तो 8 7 15 और 5 2 7 1 8, यानी कि 85 रुपये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो प्रति माह वेतन उन 2 महीनों में औसत कमाई कितनी हुई होगी, यहाँ पे इतने रुपए की। क्लियर है सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए देखिएगा इस सवाल को, बढ़िया सवाल है ना। क्या कह रहा है कि एक कारखाने में सभी अधिकारियों और श्रमिकों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति यहाँ पे 70 रुपये है। ठीक है भैया, समझ गए। 12 अधिकारियों का औसत वेतन प्रति व्यक्ति 400 रुपये है, और बाकी का प्रति व्यक्ति औसत वेतन यहाँ पे 60 रुपये है। यहाँ पे बोला गया कारखाने में श्रमिकों की संख्या कितनी होगी। अब इस सवाल में है क्या दोस्तों ना, देखिए यहाँ पर 2 समूह हैं, एक अधिकारियों वाला ग्रुप, उनको अलग औसत वेतन मिल रहा है, और एक है श्रमिकों वाला
ग्रुप जिनको अलग वेतन मिल रहा है, ठीक है। बाकी का प्रति व्यक्ति यहाँ पे अलग वेतन, औसत वेतन मिल रहा है। तो अब यहाँ पर 2 समूह हैं और 2 समूहों को मिला के आपका औसत दिया गया है 70 रुपये, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एलिगेशन। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब 2 ग्रुप शामिल हो रहे हों, है ना। देखिए यहाँ पे अधिकारियों का अगर औसत वेतन देखा जाए तो अधिकारियों का औसत वेतन यहाँ पर कितना है, 400 रुपये, जबकि यहाँ पे बाकी जो प्रति व्यक्ति औसत वेतन है वो यहाँ पर क्या बोला गया है कि 60 रुपये है। यहाँ पे कितना है, 60 रुपये है, ठीक। अधिकारियों की जो संख्या है वो 12 है, संख्या को अभी नहीं लिखेंगे। अच्छा, ओवरऑल जो वेतन है सभी का मिलाकर कारखाने में करने वाले अधिकारी और श्रमिक मिलाकर वो कितना वेतन है औसतन, यहाँ पे प्रति व्यक्ति का मतलब यही होता है औसत 70 रुपये है। तो जो ओवरऑल औसत होता है उसको हम लोग बीच में रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे। अब आपके पास 3 चीज़ें पता है, एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के यहाँ लिखेंगे। तो 400 में से 70 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 330 हो गया, ठीक है। इधर इन दोनों को घटा दीजिए, मतलब डिफरेंस ले लीजिए, है ना। तो 70 माइनस 60 यानी कि 10 हो जाएगा। इनका ले लीजिए रेशियो। अब ये जो रेशियो आएगा ये संख्या का रेशियो आएगा, है ना, यानी अधिकारियों और श्रमिकों की संख्या का रेशियो आएगा। 0 0 कट जाएगा, 1 और 33 का रेशियो आ जाएगा, है ना। 1 और 33 का यहाँ पर रेशियो आ जाएगा। आपको क्या पूछा था, कारखाने में श्रमिकों की संख्या क्या होगी, श्रमिकों की संख्या चाहिए थी। अधिकारियों की संख्या दी गई है 12 अधिकारी, ये अधिकारी वाले हैं, अधिकारी वाला साइड है ये, है ना, ये अधिकारी वाला साइड है और ये श्रमिक वाला साइड है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी गई है यहाँ पे, 12, क्योंकि यूनिट में 1 ही अधिकारी है लेकिन एक्चुअली में 12 अधिकारी हैं। तो ये कितना गुना हो रहा है, 1 की वैल्यू यहाँ पर 12 हो रही है, 12 गुना हो रहा है। तो इधर भी आप लोग 12 गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 36, 360 और 36, 360 और 36 396 आ जाएगा। तो 396 श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए आगे प्रश्न में अगले में देखिएगा। यहाँ पे ये सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एलिगेशन से आप आराम से इसको लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पे बोला गया किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का जो माध्य है वो 23 नंबर है ना। कक्षा ए में, ए की अगर बात करें, कक्षा ए में यहाँ पर कक्षा ए का जो औसत अंक रहा वो कितना रहा, 23, ठीक है, 23 रहा, यहाँ पे लिख लीजिए। फिर कह रहा है कि इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी, जिसमें 45 छात्र हैं, प्राप्तांकों का माध्य वहाँ पर 22 रहा, है ना। तो इस बी कक्षा में माध्य कितना रहा, यानी औसत कितना रहा, 22 रहा। दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात निकालना है आपको। अब सुनिएगा, यहाँ पे आपको ओवरऑल नहीं पता कितना होगा तो x मान लीजिए। नीचे क्या होता है यहाँ पर रेशियो, एलिगेशन अगर लगाना चाहे तो नीचे किसका रेशियो होता है, संख्या का रेशियो होता है। कक्षा ए में कितने छात्र हैं, यहाँ पर 40 छात्र हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका 40, है ना। और यहाँ पर इसमें कक्षा बी में 45 छात्र हैं। संख्या का ले लीजिए रेशियो, 5 से कटेगा, 5 8 40 और ये हो जाएगा आपका 5 9 45, है ना। अब इस रेशियो को भूल जाइए, ये नया रेशियो रहा। इस x की वैल्यू कैसे निकालनी है आपको, x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 8 160 और 8 3 24, मतलब 184 हो गया, है ना। तो 184 प्लस यहाँ पे देख लीजिए 9 दूना 18, है ना, 9 दूना 18 यानी कि 180 और 9 दूना 18 180 198 हो जाएगा, 198 हो गया। डिवाइड में आपको क्या करना है, डिवाइड में इन दोनों को जोड़ के लिखना है। 9 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। इतना काम आपको करना है तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोनों कक्षाओं का टोटल माध्य आ गया, बस जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 का ये हो जाएगा 2, फिर हासिल बचा 1, 8 और 9 17, 17 1 18 और ये हो जाएगा आपका 3। डिवाइड में आपके पास कितना है, यहाँ पे 17 है ना, ये 17 है। अब इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, कक्षा ए के प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात। कक्षा ए में कितना प्राप्तांक माध्य था, यहाँ पे 23 था, तो बस 23 के साथ इसका रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब ये 382 17 से तो कटेगा नहीं, है ना, तो क्या करिए 17 को उधर ले आकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 17 का मल्टीप्लाई यहाँ पर अगर हम लोग करें तो कितना होगा, यूनिट डिजिट से देख लीजिए ना, यहाँ पर इधर तो 382 ही रहने वाला है, इधर 382 ही रहेगा और उधर कितना हो जाएगा बताइए। तो
3 सत्ते 21 मतलब यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो 382 और इकाई अंक 1 वाला कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट जवाब। यहाँ पे 380 है, ये गलत होगा। यहाँ पे 391 है, ये गलत होगा। यहाँ पे 390 है, ये गलत होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये जो सवाल है ना, बहुत दिमाग लगाने वाला सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ सकता है। 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु, वर्तमान की बात हो रही है, अभी कितनी है? यहाँ पे 25 वर्ष है। 6 सदस्य हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है? यहाँ पर 25। ठीक है, तो अभी मतलब प्रेजेंट में सभी की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 25 छक्के 150 वर्ष। अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट की, जिनमें सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है, तो परिवार की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले की औसत आयु कितनी थी? यहाँ पर एक दिन की बात नहीं कर रहा है, 8 वर्ष पहले जाइए, है ना। तो ये बताइए कि प्रेजेंट में भाई सब तो यहाँ पे किसी न किसी की कुछ ना कुछ एज रही होगी, ठीक है, सभी की, मतलब 6 सदस्य की, है ना। टोटल 6 सदस्य हैं, इनकी कुछ ना कुछ प्रेजेंट में अभी एज होगी, है ना। सबको जोड़कर यहाँ पर 150 आया है। ये बताइए 8 साल पहले जाएंगे तो सभी 6 सदस्य में, क्योंकि जन्म तो 8 साल पहले हुआ होगा भाई, अभी वो सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का है, 8 वर्ष का बच्चा है, तो 8 साल पहले ने ये जन्म लिया होगा। यानी कि 8 साल पहले जब हम लोग जाएंगे तो सभी सदस्यों में 8-8 साल कम करना पड़ेगा, सभी सदस्यों में 8-8 साल कम करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म के पहले का औसत चाहिए आपको, ये सोचना था आपको। तो ये बताइए कि यहाँ पर टोटल हैं यहाँ पे 6 सदस्य, ठीक है, 6 सदस्य हैं और सभी में 8-8 साल कम करेंगे तो टोटल कम कितना हो जाएगा? यहाँ पे टोटल सभी के एज में कमी कितनी आ जाएगी? 6-8 48 वर्ष की कमी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में सभी का टोटल कितना है? 150। 8 वर्ष पहले जाएंगे तो सभी के टोटल में कितना कम हो जाएगा? यहाँ पे 48 वर्ष कम हो जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल था, ऐसे सवालों को छोड़िएगा नहीं। तो 150 में 48 घटाएंगे तो 102 आ जाएगा। अच्छा, तो जन्म से पहले यानी 8 वर्ष पहले जो सभी की टोटल आयु थी, मतलब अब जन्मा नहीं था तो उससे पहले 5 ही लोग रहे होंगे, है ना। तो उन 5 की जो टोटल एज थी वो 102 थी। अब इस 102 को 5 से डिवाइड करिए तो आपका औसत आ जाएगा, यानी जन्म से पहले पूरे परिवार में 5 ही लोग रहे होंगे, तो नंबर से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। नंबर यानी कि 5 लोगों से कर देंगे तो 5 दूना 10 और 0 फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना। 5 चौके 20 होता है, तो 20.4 इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, ये भी कुछ उसी टाइप का ही सवाल है, एज से रिलेटेड ही है, तो इनमें गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नॉर्मल जो फार्मूले हैं वो हम इनमें नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें एज बढ़ता घटता रहता है ना, ये चीज़ें हैं। 20 वर्ष पहले की बात हो रही है, एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु यहाँ पे 23 वर्ष है। ये बताइए 20 वर्ष पहले की अगर हम लोग बात करें, 20 वर्ष पहले की अगर हम लोग बात करें तो दोनों की टोटल आयु कितनी होगी? औसतन यहाँ पर 23 वर्ष है, तो दोनों का टोटल एज यहाँ पे कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, क्योंकि औसत यहाँ पे 23 है, तो 23 गुणे हैं कितने लोग? यहाँ पे 2 लोग हैं, पति पत्नी, तो 23 दूना 46। तो 20 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब उनके परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका पुत्र भी शामिल है, उनकी औसत आयु 34 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर निकालना है। ये बताइए दोस्तों कि ये 20 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 20 वर्ष पहले अब कितना होगा एज टोटल, ये बताइए। अब पति और पत्नी 20-20 साल ज़्यादा हो गए होंगे ना, 20-20 साल ज़्यादा हो गए होंगे, तो 20-20 साल ज़्यादा जब हो गए होंगे तो यहाँ पर देखिएगा 20-20 साल ज़्यादा हो गए होंगे, यानी कि 40 साल ज़्यादा हो गया होगा। तो अभी जो प्रेजेंट में पति और पत्नी का मिलाकर जो एज होगा वो कितना होगा? यहाँ पे 86 वर्ष होगा, ठीक है, 86 वर्ष होगा। अब इसमें एक बच्चा शामिल हो रहा है, उस बच्चे का हमको एज निकालना है। तो अभी क्या कह रहा है इसमें कि अब 3 लोग हो गए, तो 3 लोग हो गए तो उनकी औसत आयु 34 वर्ष होगी। ये बताइए कि जब 3 लोग हैं, औसत आयु यहाँ पे 34 वर्ष है, 3 लोग हैं और औसत आयु यहाँ पर कितना है? 34 है, तो तीनों की टोटल एज कितनी होगी अभी वर्तमान में? तो देख लीजिए, ये हो जाएगा 34 तियाँ, ये हो जाएगा आपका 102, है ना, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 90, 102 वर्ष,
ठीक है। तो अभी वर्तमान में तीनों की टोटल आयु यहाँ पे कितनी है, 102 साल है, और सिर्फ पति और पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है, 86 है। तो हमको बच्चे का नहीं मिल जाएगा, तीनों के टोटल में से ये जो पति पत्नी का एज है घटा दीजिए, तो 102 माइनस 86 कर देंगे। तो 102 माइनस 86 पहले करिए तो आपको पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 वर्ष, है ना। तो 102 में से 86 घटा दिए तो 16 ईयर जो है वो बच्चे का एज होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। था ना, एकदम ज़बरदस्त सवाल था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। आइए इस सवाल को देखें, ये भी एकदम खतरनाक है ना। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल एकदम ज़बरदस्त है, ठीक है। इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। अभी तक 8 सदस्य थे और 8 की औसत आयु कितनी है, यहाँ पे 39 वर्ष है। तो इन 8 लोगों की टोटल एज कितनी हो जाएगी, 39 को 8 से गुणा कर लीजिए। पहले तो 40 को 8 से गुणा करिए, 40 को 8 से हम लोग गुणा करेंगे तो 4 8 32, 320 हो जाएगा। उसमें से 8 घटा दीजिए, तो 320 में से 8 घटाएंगे तो 312 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। 312 हो गया। अब कह रहा है यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार एक नवजात बच्चे को गोद लेता है, अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। ये बताइए दोस्तों, आज से अभी तक तो एज टोटल 8 लोग हैं, तो 8 लोगों का टोटल एज 312 है। अब यहाँ पर 6 वर्ष बाद ना गोद लेगा, 6 वर्ष तक तो यही 8 लोग रहने वाले हैं। तो ये बताइए कि 6 वर्ष में इन 8 लोगों का टोटल कितना एज बढ़ जाएगा, बताइए। एक का तो 6 भाई एज तो रुकने वाली नहीं है, तो 6 वर्ष में हर लोग ना मतलब हर एक आदमी 6 वर्ष बढ़ेगा ना। तो हर एक आदमी जब 6 वर्ष बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 6 वर्ष में, 8 छक्के 48 वर्ष बढ़ जाएगा। तो पहले यहाँ पे वर्तमान की अगर बात करें तो 312 टोटल एज थी। अब सभी का यहाँ पे 6 वर्ष बढ़ेगा और 8 लोग हैं तो 48 वर्ष और एज बढ़ जाएगा। तो 48 वर्ष जब बढ़ जाएगा तो इसको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 31 4 35 और 1 36 मतलब 360 हो जाएगा, ठीक है। 360 हो गया। अब यहाँ पर होती है बच्चे की एंट्री, यानी अब गोद ले लिया जाता है। अब गोद लेंगे तो अब कह रहा है कि सिर्फ 10 वर्ष बाद यानी अभी से 10 वर्ष बाद। तो अभी से 6 वर्ष तक तो पहुँच चुके हैं, अब आगे कितना जाना है, 4 साल जाना है। तो अब आगे जब 4 साल जाएंगे तो भाई अब 4 साल जब आगे बढ़ेंगे तो अब 9 सदस्य हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को गोद ले लिया गया है अब, है ना। 6 वर्ष बाद गोद ले लिया गया है, तो अब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे 9 जने का एज बढ़ता जाएगा। तो जब 9 जने का एज बढ़ेगा, कितने साल बढ़ेगा, 4 साल, है ना। क्योंकि अभी से 10 वर्ष चाहिए, तो अभी से 6 वर्ष तक हम लोग चल चुके हैं। चलने के बाद इतना टोटल एज आया है, अब हमको 4 साल और आगे जाना है। तो 9 लोग हैं, 9 लोग हो गए, सभी का 4 साल बढ़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 36 बढ़ जाएगा। तो 36 वर्ष एज और बढ़ जाएगा, यानी 10 वर्ष बाद सभी का एज कितना होगा, यहाँ पे 360 में 36 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 396। यानी 10 वर्ष बाद सभी का टोटल एज कितना होगा, 396 होगा। समझ गए ना। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए यहाँ पे औसत आयु। तो टोटल 10 लोग हैं तो टोटल को 10 से डिवाइड कर दीजिए। सॉरी 9 लोग हैं ना, हाँ 9 लोग हैं, तो 9 लोग हैं तो 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। बचा आपका कितना यहाँ पे 36, 3 बचा, तो फिर 9 चौक 36 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा आगे, 44 वर्ष इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना बढ़िया सवाल था, एकदम बेहतरीन प्यारा सा सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 6 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 6 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु क्या होगी। ये सेम उसी टाइप का सवाल है जो हमने आपको करवाया था, है ना, सेम वैसा ही है। तो आप लोग चाहें तो वीडियो रोक के कर सकते हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु अभी कितनी है, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे देख लीजिए 24 पंचे 120, यानी टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 वर्ष के टोटल होंगे सभी लोग मिलाकर, है ना। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु अभी 6 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये बताइए कि अभी कितने सदस्य होंगे, 5 1 6 सदस्य होंगे। अभी की बात अगर कह रहे हैं तो अभी भाई 5 सदस्य पहले थे, है ना। अच्छा 1 सेकंड,
ठीक है। अभी टोटल 5 सदस्य हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, टोटल 5 सदस्य हैं। अब 6 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो 4 सदस्य ही ना बचेंगे। तो ये बताइए कि इन 6 वर्षों में, भाई जन्म के समय जा रहे हैं, अभी 6 वर्ष का है ये बच्चा, तो जन्म कब हुआ होगा? 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले आपको जाना है। तो जब 6 वर्ष पहले जाना है तो 6 वर्ष हर एक आदमी में घट जाएगा। 6 वर्ष पहले जाएंगे तो हर एक आदमी में, हर एक सदस्य में 6 वर्ष कम होगा, है ना। तो अभी यहाँ पे 6 वर्ष कम करिए, टोटल है कितने? 5। तो 5 लोगों में टोटल यहाँ पे 30 वर्ष कम होगा। जब हम 6 वर्ष पहले जाएंगे तो 5 लोगों का टोटल एज यहाँ पे 30 वर्ष कम हो जाएगा। तो अभी कितना है? 20 साल है। 6 वर्ष पहले तीनों मतलब 5 का टोटल एज घटा दीजिए, यानी 30 घटा दीजिए, तो ये आ गया 90। यानी 6 वर्ष पहले जो सभी की टोटल एज रही होगी वो कितनी रही होगी? 90 रही होगी, ठीक है, 90 रही होगी। अब यहाँ पर ये बताइए कि टोटल एज यहाँ पे 90 है। अब जन्म से पहले कितने लोग होंगे? जन्म से पहले सिर्फ 4 ही लोग होंगे। तो 4 से इसको डिवाइड करके आप एवरेज निकाल लीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 डिवाइड बाई 2। 45 डिवाइड बाई 2 यानी कि 22.5। 22.5 वर्ष इसका करेक्ट जवाब होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल में। वीडियो लाइक करते हुए चलिएगा और पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हमने इसमें पूरे चैप्टर आपको डिटेल में एक एक प्रश्न अच्छे से समझा कर करवाए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है दोस्तों। समझ में आ गया बात? आगे चलिए अगले प्रश्न में। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये बढ़िया सवाल है। क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल और केवल 3.2 था, यानी प्रत्येक ओवर में 3.2 रन ही बना था। रन रेट इसी को तो कहते हैं। तो ये बताइए कि पहले 10 ओवर में टोटल कितना रन बना होगा? तो रन रेट यहाँ पर 3.2 का है और 10 ओवर में कितना रन बन गया होगा? यहाँ पे 32 रन, है ना। तो पहले 10 ओवर में 32 रन बन चुका है। अब आपको चाहिए कितना? 282 रन के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए बचे हुए 40 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए? सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये बताइए कि पहले 10 ओवर में 32 रन बन चुका है। टोटल आपको बनाने थे यहाँ पे 282 रन। तो इस 282 रन में से पहले 10 ओवर में तो 32 रन बन चुका है, यानी अब कितना बनाना है? तो अब यहाँ पर 250 रन बनाना है। 250 रन यहाँ पर आपको बनाना है। तो जब 250 रन बनाना है, 250 रन बनाना है और बनाना कितने ओवर में है? 40 ओवरों में। बचे हुए जो 40 ओवर है उनमें बनाना है। तो 40 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका रन रेट आ जाएगा, यानी प्रति ओवर कितना रन बनाना चाहिए, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 25/4, यानी 12.5 का आधा। 12.5 का आधा करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, है ना। 6.25 यानी रन रेट कितना होना चाहिए? 6.25 का, तब वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलिए। अब ये सवाल देख लीजिए, 2022 का सवाल है। सेम उसी टाइप का सवाल है, सिंपल सा सवाल है। आप लोग चाहे तो बना भी सकते हैं। तरीका सीख गए हैं तो वीडियो रोक के एक बार लगाइएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ओडीआई मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में 5.6 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाए, यानी रन रेट कितना था इन 30 ओवरों में? यहाँ पे 5.6 था। तो 30 ओवर में टोटल रन कितने बन गए ये बताइए? रन रेट कितना है यहाँ पे? 5.6 का है। तो 5.6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो 56 का 3 से गुणा करेंगे, 50 × 150 और 6 × 18, 150 और 18 168 हो जाएगा। मतलब 168 रन यहाँ पे 30 ओवर में बन चुका है। लक्ष्य कितना है यहाँ पे? 320 का है। तो 168 रन बन चुका है टोटल यहाँ पे 320 में से। अब बनाना कितना है देख लीजिए। 320 में से इसको घटा दीजिए, तो 10 में से 8 गया, ये हो जाएगा 2। यहाँ पे 11 में से 6 गया, आपका हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1। मतलब 152 रन यहाँ पे बनाना है। कितने ओवर में? 20 ओवर में, है ना। बाकी के जो बचा हुआ है तो 152 रन बनाना है। 152 रन यहाँ पे बनाना है, ठीक है। कितने ओवर में? यहाँ पर 20 ओवर में। तो 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका रन रेट आ जाएगा। अच्छा, 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 75 दूना 150 यानी 76, ठीक है। तो 76/10 हो जाएगा। 76/10 का मतलब क्या? 7.6। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिएगा 2022 का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है ना। क्या बोला गया कि एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन का यहाँ पे सुधार हुआ। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये बताइए दोस्तों, क्या बोला गया है कि मान लीजिए कि उसने 11वीं पारी तक खेला, ठीक है। 11वीं पारी तक में उसका एवरेज स्कोर यहाँ पे x था, मान लेते हैं,
ठीक है। फिर उसने एक पारी और खेला यानी 12वीं पारी खेला और उसमें कितना रन बना दिया, 84 रन बना दिया। तो अब टोटल पारियां हो कितनी गई यहाँ पे, 12 पारियां हो गई। जैसे ही 12 पारियां हुई, 12 पारियों के बाद उसका जो एवरेज स्कोर था वो कितना हो गया, यहाँ पे 4 रन सुधर गया। 4 रन सुधर गया का मतलब 4 रन ज़्यादा हो गया। तो पहले एवरेज x था, अभी कितना हो जाएगा, 4x+4 हो जाएगा। ठीक है। क्या पूछा गया है कि प्रति पारी औसत स्कोर 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद यही होगा, 12वीं पारी खेलने के बाद क्या होगा, यही तो एवरेज स्कोर आएगा, यानी x+4 की वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है। अब ये जो न्यू एक इनिंग शामिल हुआ है, इसकी जो वैल्यू होगी ये कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से, है ना। ओल्ड एवरेज का मतलब x। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कि एक यहाँ पर बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, एक पारी जुड़ने के बाद एवरेज आपका बढ़ा, तो बढ़ा मतलब प्लस लगाएंगे। कितना बढ़ा है, x से x+4 हुआ है यानी 4 बढ़ा है, और इनटू टोटल हो कितनी गई पारियां, यहाँ पे टोटल हो गई, आप देख लीजिए 12 पारियां हो गई, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये हो जाएगा 84, है ना, और माइनस इधर आ जाएगा, तो 12 चौक 48, ये हो गया आपका 48। तो इसमें से इसको घटाएंगे अगर, तो 14 में से 8 गया 6, है ना, ये हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 3, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 36 आ गई। x मतलब 11 पारियों के बाद, 12वीं पारी वो नहीं खेला था, है ना, 11 पारियों के बाद यहाँ पे एवरेज स्कोर कितना आया है, 36 आया। अब 12वीं पारी जब वो खेल लेता है तो 12वीं पारी के बाद तो उसका 4 एवरेज बढ़ जाता है ना, तो आपको 12वीं पारी के बाद पूछा गया है, यानी कि 36 प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी खेलने के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर क्या होगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है। 36 नहीं होगा, यहाँ पे आपके जो बुक है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, 36 ही आंसर कर दिया है, 36 नहीं होगा, इसका 40 होगा, करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है। आगे बढ़िए अगले सवाल। ये सवाल देखिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ना, ध्यान से समझिएगा। एक पुस्तकालय में रविवार को यहाँ पर 1020 लोग आते हैं, बाकी दिनों में यानी बाकी के 6 दिन में 480 लोग ही औसतन आते हैं। ठीक है। शनिवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में पुस्तकालय में आने वाले लोगों की संख्या कितनी होगी। ये बताइए कि यहाँ पर जो रविवार जो महीना है वो शनिवार से शुरू हो रहा है। शनिवार से जब शुरू हो रहा है, इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आपके पास 5 गो रविवार होंगे। कितने रविवार होंगे, 5 गो रविवार यहाँ पर होंगे। ठीक है। 5 रविवार जब होंगे तो ये बताइए कि एक रविवार में कितने आते हैं, यहाँ पर एक रविवार में 1020 लोग आते हैं, तो 5 गो रविवार हैं, तो 5 गो रविवार में से टोटल कितने आ जाएंगे, 20 पंचे 100 और 10 पच्चे 50, तो मतलब हो गया 50 यानी 5000 और 20 पंचे 100 यानी 50,000, 50 मतलब 5000 और 100 मतलब 5100 आ जाएगा, 5100 लोग, है ना। तो इन 5 दिनों में यानी 5 रविवारों में यहाँ पे टोटल 5100 लोग आए। अन्य बाकी दिनों में 480 लोग आते हैं, है ना, 480 लोग आते हैं, और टोटल कितने दिन बचेंगे अब बाकी का देख लीजिए। 30 में से 5 तो रविवार हो गए, बाकी दिन बताइए, 25 दिन हो गया, है ना। तो इन 25 दिन में टोटल कितने लोग आएंगे, काउंट कर लीजिए। तो 25 का हो गया 0 यहाँ पे, और 25 अट्ठे हो जाएगा 200 का 0, फिर 20 बचा, और 25 चौके 100, 100 और 20 120 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब आपको क्या चाहिए, टोटल यहाँ पे औसत संख्या चाहिए आपको। तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए 30 दिनों में टोटल कितने आए हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ठो तो पहले 0 और 1 में 0 जुड़ेगा 1 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, यानी 17,100 लोग यहाँ पे टोटल आए हैं। ठीक है, टोटल आए हैं 30 दिनों के अंदर। एवरेज चाहिए तो 30 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, प्रतिदिन कितने व्यक्ति आए, 0 से आपका 0 कटेगा, 17 से 3 से काट दीजिए तो 3 पंजे 15 बचा 2, 3 सत्ते 21 यानी कि 0, 570 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले सवाल पर। ये जो सवाल है सेम उसी टाइप का सवाल है, तो इस सवाल को आप लोगों को कमेंट करना है इसका जवाब। ठीक है, सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, है ना। हम लोग चलते हैं यहाँ पे अगले सवाल पर। देखिएगा इसको, ये भी कुछ उसी टाइप का सवाल है। सोमवार से गुरुवार तक औसतन तापमान जो है वो 48 डिग्री है, और मंगलवार से शुक्रवार तक औसतन यहाँ पे कितना है, 52 डिग्री है। ठीक है, यदि सोमवार को तापमान 42 डिग्री था तो शुक्रवार को तापमान कितना था, है ना। बहुत बढ़िया
अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या बोला कि सोमवार से गुरुवार तक, है ना, सोमवार से मंडे टू गुरुवार, गुरुवार मतलब वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, थर्सडे तक जो एवरेज था वो कितना था यहाँ पे 48 डिग्री था, ठीक है। ये बताइए कि टोटल हो कितने गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, यानी 4 दिनों में। तो 4 दिनों में टोटल तापमान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 160 हो गया, और 8 चौक 32, 160 और 32 कितना हो जाएगा 192, यहाँ पे हो गया 192। क्लियर है। अच्छा अब देखिए, मंगलवार से शुक्रवार तक इधर एक ज़्यादा हुआ, मतलब ट्यूसडे को पहुँच गए, और शुक्रवार का मतलब फ्राइडे, है ना, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे ही आता है, तो फ्राइडे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्राइडे, यहाँ भी 4 दिन होगा, तो इन 4 दिनों में कितना था यहाँ पे तापमान, यहाँ पे 42 डिग्री था, 52 डिग्री था, तो टोटल कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, अभी रहने दीजिए, ठीक है। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर 3 दिन आपके कॉमन है, सॉरी 2 दिन आपके कॉमन है, कौन कौन से। मंडे के बाद अगर ट्यूसडे बात करें तो ट्यूसडे इसमें भी है, सॉरी यहाँ पे अगर ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे इसमें भी आएगा, ट्यूसडे यहाँ पर भी आ रहा है, वेंसडे यहाँ पर भी आएगा, वेंसडे यहाँ पर भी आएगा, थर्सडे यहाँ पर भी आएगा, थर्सडे यहाँ पर। 3 दिन कॉमन है, 3 दिन आपके कॉमन हैं, 3 दिन आपके कॉमन है। तो यहाँ पे ट्यूसडे से थर्सडे तक आपके कॉमन है। अब आपका क्या बचा, अगर इस वाले में से ये सेकंड इक्वेशन है, इस वाले में से इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास। देखिए 3 चीज़ें, 3 दिन तो कॉमन है, इन 4 दिनों का टोटल यहाँ पे इतना है, और इन 4 दिनों का टोटल ये इतना है, तो 3 दिन तो कॉमन है, मतलब ट्यूसडे से ट्यूसडे आपका कट जाएगा, वेंसडे से वेंसडे कट जाएगा, थर्सडे से थर्सडे कट जाएगा, यानी फ्राइडे और मंडे बचेगा। तो इधर बचा आपका पॉजिटिव का फ्राइडे, और यहाँ माइनस, भाई इसको घटाएंगे ना, ऊपर घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, है ना, तो मंडे यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू इधर भी घटा लीजिए, तो इधर घटाएंगे तो क्या होगा, देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए कि यहाँ पर 52 गुणे 4 है, इसमें से हम लोग घटा रहे हैं 48 गुणे 4 को, है ना, तो यहाँ पर सीधे 4 तो कॉमन आ गया, और 52 माइनस 48 अंदर बचेगा, तो 52 माइनस 48 कितना होता है, 4 ही होता है ना, तो 4 कॉमन और 4 अंदर, यानी कि ये हो गया 16। आपको बोला गया था कि सोमवार को जो तापमान था वो 42 डिग्री था, तो मंडे को यहाँ पर, तो फ्राइडे माइनस मंडे को कितना था यहाँ पे 42 डिग्री था, इक्वल टू ये 16 है, तो फ्राइडे को कितना हो जाएगा, मतलब शुक्रवार को 42 जोड़ दीजिए 58 आ जाएगा। 58 डिग्री सेल्सियस इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक सवाल हम लोग यहाँ पे और कर लेते हैं, देखिएगा इस सवाल को, ये भी उसी टाइप का ही सवाल है। पहले 3 दिनों का औसत तापमान यहाँ पे 27 डिग्री था, अगले 3 दिनों का औसत तापमान यहाँ पे 29 डिग्री था। यदि पूरे सप्ताह का औसत यहाँ पे इतना है तो अंतिम दिनों का तापमान कितना होगा। ठीक है, पहले 3 दिन का एवरेज कितना है, इसके बराबर है। पहले 3 दिन का मतलब मान लीजिए कि रविवार से शुरू हो रहा है, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, इन 3 दिनों, तो इन 3 दिनों का टोटल यहाँ पे तापमान कितना हो जाएगा, 27 से गुणा कर दीजिए, है ना, तो 27 तियाँ ये हो गया, टोटल का टोटल आपका 81। ठीक है, यहाँ तक। फिर कह रहा है अगले 3 दिन, तो रविवार, सोमवार, मंगल, ये तो हो गए। फिर उसके बाद बुध, गुरु और शुक्र, इन 3 दिनों का, अगले 3 दिनों का यहाँ पे औसत तापमान यहाँ पे 29 था। ठीक है, 29 था, तो बस इसको आप क्या करिए कि मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अगले 3 दिन का टोटल तापमान आ जाएगा। 29 दिया कितना होगा, 9 त्रिक 27, 87 हो जाएगा। ठीक है, 87 हो गया। यदि पूरे सप्ताह का औसत यहाँ पे इतना है, पूरे सप्ताह का मतलब यहाँ पे ये बताइए कि 6 दिनों में टोटल यहाँ पे तापमान कितना हो गया, 87 और 81 जोड़ देंगे तो 7 1 8 और 8 16, है ना, ये हो गया, तो 168। तो 6 दिनों में टोटल तापमान यहाँ पे 168 डिग्री था, और 6 दिनों का 168 डिग्री, 6 दिनों के 168 डिग्री, और एक दिन शनिवार का और जोड़िए तो ये पूरे सप्ताह का आ जाएगा। पूरे सप्ताह का मतलब 7 दिनों का, और एवरेज कितना है यहाँ पे 28.5 है, तो 28.5 यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, 28.5 हो गया। अब ये बताइए कि इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें। देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर निकाल लीजिए। देखिए, यहाँ पे तो 0.5 आएगा ही आएगा, क्योंकि 7 5 35, पॉइंट में 5 आएगा। अब 0.5 इधर जब आएगा, उसमें से 168 घटाएंगे तो आपका 0.5 आंसर में आने वाला है। मतलब ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर
नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब इसमें आप क्या लगा लीजिए, इसमें लगा लीजिए आप लोग डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे कितना है, 3 1 4 4 5 9, 9 हो गया। 9 का मतलब डिजिटल सम 0 होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देख लीजिए 5 और 1 6 हो जाएगा, तो इसका डिजिटल सम 6 आया। अब इधर देखिए यहाँ पे डिजिटल सम कितना होगा इसका, ये हो गया 6 1 7, 7 और 8 15, 15 का मतलब फिर से जोड़ेंगे उनके अंकों को, तो 1 और 5 जुड़ेगा 6 आ जाएगा। इधर डिजिटल सम 6 आया है, प्लस x बराबर इधर डिजिटल सम कितना आ जाएगा, देखिएगा 8 2 10, 10 का मतलब 1 है ना, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। 1 में 6 5 का गुणा सॉरी 5 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 7 गुणे ये 6 हो गया। ये कितना हो गया, 6 7 42, 42 का मतलब क्या, 42 का मतलब यहाँ पे 4 दूना 6 सॉरी 4 2 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, इधर भी 6 इधर भी 6, तो 6 - 6 0 आ गया। यानी डिजिटल सम इसका कितना आएगा, 0 आएगा। और आपके ऑप्शन में डिजिटल सम 0 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ये आपका करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है सभी को, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आगे के एक क्लास और इसका होना है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 तक कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।